हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस जो मॉडल पेपर देखा था वो मॉडल पेपर 1 देखा था। उसमें हमने बहुत अच्छे से लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। कुछ आपने नए टाइप भी देखे होंगे जो आपको लग रहा होगा कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं और वैसे ही आज भी हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और लॉजिक भी क्लियर होंगे आपके, ठीक है। उससे रिलेटेड आ गया तो कैसे करोगे, तो इस तरीके से करना है हमें, ओके। तो अब देखते हैं हम मॉडल पेपर 2। ये भी बहुत अच्छा जो मॉडल है, मॉडल पेपर है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें। आपको देखना है कि हम करने का तरीका, सॉल्व कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, कैसे सोचना है हमें, एग्जाम प्रेशर में कैसे करना है क्वेश्चन को, वो भी देख रहे हैं, ठीक है, साथ के साथ। तो देखो अब हम देखते हैं, 1 सेकेंड। देखो ये हो गया आपका टर्म 2 का एग्जाम, जो मैंने प्रीवियस जो मॉडल पेपर 1 था ना उसमें बताया था, सेम है ये, ठीक है। इंस्ट्रक्शन वगैरह आप देख सकते हो वहां से। तो अब देखते हैं हम सीधे क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको पता है कि 1 से लेके 6 तक कितने क्वेश्चन है, 1 से लेके 6 मार्क्स तक आपके, सॉरी 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद सेक्शन बी आएगा, वो 3 मार्क्स का रहेगा, और जो सेक्शन सी आएगा वो 4 नंबर का रहेगा आपका, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसा सोच रहे हैं हमें, वो लॉजिक भी हम देखते चलेंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, tan क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। सबसे पहले हम सोचेंगे क्या किसी को टी मान के सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यदि हम tan x को t मानते हैं तो sec स्क्वायर एक्स आता है, वहां से कुछ मिल सकता है हमें, ठीक है। तो हम ऐसे कुछ कर सकते हैं आगे। तो हम रफ में भी देख सकते हैं, फेयर में भी। यदि पहली बार कर रहे हो ये क्वेश्चन तो हो सकता है कि आप रफ में देख लो, जल्दी जल्दी कर लो वहां पे, फिर यहाँ पे अच्छे से कर सकते हो, नहीं तो कॉपी में ज्यादा काटा पीटी होगी। अब ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे में तो आप फेयर में कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। आपको लग रहा है 100% श्योरिटी है, सबसे पहले तो 100% श्योरिटी वाले ही क्वेश्चन पहले कर लो। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लो, ठीक है, उसको लास्ट में कर लेंगे हम, ओके। तो ऐसे करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, tan क्यूब एक्स। तो हमें पता है sec स्क्वायर एक्स ऊपर आना चाहिए, नीचे भी नहीं। तो sec स्क्वायर एक्स बनाते हैं इसे। तो देखो लेट, सबसे पहले तो सॉल्व लिख के लेट आई इक्वल टू लिख देना आप लोग, क्या, tan क्यूब एक्स अपॉन में cos क्यूब एक्स, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब हम क्या काम करें, यहाँ पे ना tan क्यूब का tan क्यूब एक्स रहने देते हैं, और cos क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं sec क्यूब एक्स। क्यों लिख दिया हमने ऐसा, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है कि हमें ये पता है ना कि जो 1 के अपॉन में cos x होता है वो क्या होता है, sec x हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन से हमने ये लिख दिया है। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे कभी भी इम्प्लाइज दैट नहीं आता है, ठीक है, ये गलत होता है, इसको कभी भी हमें लगाना नहीं है इम्प्लाइज दैट ऐसी जगह में, ठीक है। या तो इसका यूज ही मत करो, पता नहीं है तो आपको। तो अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, tan को t मान लेते हैं। tan x को यदि हम t मान लें, ठीक है, तो लेट tan x इक्वल टू टी। तो क्या होता है ये sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। मतलब हम sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर dx को dt लिख सकते हैं, लेकिन sec क्यूब एक्स है तो एक काम करते हैं ना, sec x बना देते हैं ऐसे। तो अब हम सोचेंगे थोड़ा सा आगे चलकर, ठीक है। तो ये tan को क्या मान लिया, t मान लिया, तो ये t का क्यूब हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया, टी का क्यूब हो गया। अब sec क्यूब एक्स है तो sec स्क्वायर एक्स dx तो बन गया, एक और sec x बचा आपका। तो पहले आप इनको अलग अलग पार्ट में कर लोगे फिर लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि हमने इसे sec x लिख दिया। लेकिन यदि आपने यहां पे sec x लिख दिया ना, इसका मतलब आपने सब गलत कर दिया। पता है क्यों, क्योंकि अब आपकी एक टर्म t में है, एक टर्म x में है, तो 2 वेरिएबल आ गई। अब 2 वेरिएबल का थोड़ा ना इंटीग्रेशन कर लोगे, तो इसलिए आपको एक काम करना है कि दोनों को t बनाते हुए चलना है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो आप इसके आगे कितनी कर लो, आंसर तक आ जाओ, आंसर तो आएगा नहीं, खैर कितने ही सॉल्व कर लो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। तो देखो sec x है, तो sec x को हम क्या लिख सकते हैं, sec x की टर्म में हमें एक चीज पता है, tan की टर्म में कुछ बना सकते हैं क्या, ताकि t लिख दें हम। तो हमें पता है कि tan की टर्म में हमें एक फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही होता है। अब देखो यदि ये होता है तो हम sec x को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एक काम करो, स्क्वायर हटा दो, या बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लो, या बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो sec x की वैल्यू इतनी आ गई। मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, sec x को हम लिख सकते हैं रूट में
क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन को हमने क्या लिखा है टी, तो टी स्क्वायर बन गया ये, अब बन गया ये डी टी। ठीक है, अब देखो अब सोचेंगे हम कि ऐसा कोई टाइप तो हमने देखा ही नहीं है, अब इसे कैसे सॉल्व करें हम। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन अब हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा नहीं है, अब हम कैसे सॉल्व करें, तो हम फिर सोचेंगे क्या हम यदि 1 प्लस टी स्क्वायर को टी मान लेते हैं। ठीक है, यदि हम 1 प्लस टी स्क्वायर को, अब टी तो है ही वो, यू मान लो, तो क्या आएगा 2t आ जाएगा, लेकिन 2t में कुछ हो पाएगा क्या हमारा। ठीक है, तो देखते हैं, हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ताकि लॉजिक क्लियर हो सकता है 3 मार्क्स में आ जाए ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो देखो अब हम एक काम करते हैं, हमने क्या किया 1 प्लस टी स्क्वायर को ना, टी स्क्वायर को क्या ले लिया हमने, यू ले लिया। क्यों लिया पता है आपको, क्योंकि आपको पता है ये 2t आ जाएगा, तो 2t, तो t dt को हम du लिख सकते हैं। अब यहाँ पे t स्क्वायर और बचेगा, तो आपको पता है ना t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं u की टर्म में, u माइनस 1, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां कर लेते हैं, काम करते हैं। देखो देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यदि हम इसको ऐसे लिख दें, इसको अब हमने तो मान ही लिया है ना 1 प्लस, तो एक काम करते हैं पहले लिख लेते हैं। देखो आपको कैसे लिखना है कि हम टी स्क्वायर इंटू टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और ये डी टी हो गया। अब आप मान लो लेट 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू यू, और किसी को मानने पे सॉल्व नहीं होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर को ही मानना पड़ेगा। क्यों मान रहा है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो 1 प्लस टी स्क्वायर, अब एक काम करते हैं हम ना टी के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, ऐसे भी लिख सकते हो आप, तो शॉर्ट में। ठीक है, तो 1 का 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा डी टी इक्वल टू डी यू। क्यों, क्योंकि डी यू के अपॉन में डी टी आता है, तो डी टी को हमने इस तरफ पहुंचा दिया, ये डी यू रहेगा। ठीक है, अब देखो अब एक काम करते हैं, हम 2 को भी इस तरफ पहुंचा देते हैं, तो टी डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 के अपॉन में 2 डी यू लिख सकते हैं। अब देखो 1 के अपॉन में 2 डी यू लिख देते हैं, टी डी टी को, मतलब टी और डी टी, इनको हम क्या लिख सकते हैं 1 के अपॉन में टी यू। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो देखो इसको और इसे हम क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 अपॉन में 2 डी यू, तो 1 के अपॉन में 2 लिख दिया हमने, अब डी यू। ठीक है, अब क्या आ गया, देखो टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर को हम u माइनस 1 लिख सकते हैं, u माइनस 1। ओके, और ये हो गया आपका रूट u, है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर को माना था, डी यू आ गया। अब देखो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, 1/2 है, इनको अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं, तो u का मल्टीप्लाई u की पावर 1/2 में करेंगे, तो u की पावर कितनी आ जाएगी 3/2। ठीक है, डी यू के रिस्पेक्ट में कर देना माइनस, फिर u की पावर 1/2 है, तो u की पावर 1/2 ही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ भी डी यू आ जाएगा। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा क्लियर, हाँ दिख रहा है, कहीं से कट नहीं रहा है। अब देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं 1/2, u की पावर कितनी है 3/2, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, u की पावर 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2, u की पावर कितनी 5/2 अपॉन में 5/2, अपॉन में भी 5/2 आ जाएगा, और माइनस u की पावर 3/2 अपॉन में भी 3/2 आ जाएगा, और प्लस का c। ओके, प्लस का c आ गया। तो अब ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद तो देखो i की वैल्यू ही निकाल रहे हैं हम, तो अब u की वैल्यू रिप्लेस करते चलते हैं। ठीक है, u की वैल्यू क्या रख देंगे हम, u की वैल्यू 1 प्लस टी स्क्वायर रख देंगे, और t की वैल्यू भी रिप्लेस कर देते हैं, तो 10x रख दो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रख सकते हैं। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, u को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो 1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा ना, तो 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या लिख देते हैं, और ये 1/2 का मल्टीप्लाई है आपका इसमें भी होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो इसका भी 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच रहा है सिर्फ ये 1/2 नहीं बचेगा, याद रखना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, या 2 इसे मान लेना, यहाँ सॉल्व किया था हमने, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम, यह आ जाएगा u की पावर 5/2 मतलब सेक स्क्वायर की पावर 5/2। ठीक है, ये सेक एक्स है, और अपॉन में 5,
अपॉन में 5 माइनस वैसे यहाँ पे भी sec स्क्वायर एक्स की पावर कितनी है 3/2 अपॉन में 3 क्योंकि कैंसिल आउट हो गया प्लस सी। अब देखो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल ना, 2 से 2 कैंसिल, तो sec की पावर कितनी आ गई 5x के अपॉन में 5 माइनस sec की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी। यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ऐसे सोचना पड़ेगा हमें, तब जाके लॉजिक क्लियर होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो sin x log x cos x dx, ठीक है, इसमें सिर्फ हिंट दे देता हूं मैं कैसे करना है इसे। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको ये इक्वल टू में लिखते हैं, इंप्लाइज दैट नहीं आएगा। इसमें क्या करोगे आप ना cos x को t मान लोगे, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस sin x dx के साथ कैंसिल हो जाएगा और log t बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा ये log t बन जाएगा। अब log t का इंटीग्रेशन करना है, तो log t का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से करोगे। ओके, वो कमेंट सेक्शन में आंसर बताना इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा, है ना, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। फाइंड द सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, इसकी डिग्री और हमें ऑर्डर बताने हैं क्या है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है बहुत, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं ऑर्डर। यदि हमें ऑर्डर बताना होता है तो ऑर्डर पता है तो डिग्री भी बता सकते हो। देखो सबसे पहले तो ऑर्डर बताओ कौन सा है। ऑर्डर मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किसके हुए, कितने टाइम्स डिफरेंशिएट हुए, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो देखते हैं हम, देखो ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएट को बता रहा है और ये 1 टाइम को बता रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर कितना है 2 है। अब हम एक चीज देखेंगे, जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर ही डिग्री होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1। क्यों, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो, यदि हम पावर देखते हैं उसकी, यदि हम पावर देखते हैं या डिग्री देखते हैं, डिग्री भी बोल सकते हो आप, कितनी है, सिर्फ 1 है। ओके, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम 3 आ जाएगा। तो आप ऑर्डर और डिग्री भी बता दिया और सम भी बता दिया इसका, इजी था। अब देखते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। हमें क्या बताना है कि यूनिट वेक्टर बताना है और वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। अब हमने एक चीज पढ़ी थी बेसिक में, ठीक है, बेसिक में क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि यदि हमें कोई भी 2 चीज दी है, जैसे हमने इससे रिलेट करके अच्छा आसानी से देखा था कि ये 2 वेक्टर हो गए, ये वेक्टर ए हो गया आपका और ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। अब यदि हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना, तो इनके परपेंडिकुलर एक लाइन आती थी, इनके क्रॉस में एक परपेंडिकुलर लाइन आती थी जिसे हम यूनिट वेक्टर के नाम से देते थे। ये यूनिट वेक्टर मिल जाता था हमें। या ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देखो इस तरीके से देखते हैं, हमने जो पढ़ा था, जैसे ये आई जे के की फॉर्म में ये होता है, आई को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके जे को रिप्रेजेंट करता है, ये के को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, के। तो अब हमें पता है यदि हम आई क्रॉस जे निकालते तो हमें क्या मिल जाता है, के कैप मिल जाता है। तो वैसे ही ना परपेंडिकुलर जो होता है वो मिलता है। वैसे ही हमें क्या दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। यदि हमें, सबसे पहले लिखोगे कैसे वो देखो, सबसे पहले लिखना सॉल्व और इसके बाद क्या लिखोगे, गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर, तो वेक्टर ए इक्वल टू लिख देना, यहाँ वेक्टर बी इक्वल टू लिख देना। अब क्या बोला है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ द वेक्टर। दोनों के परपेंडिकुलर, अब दोनों के परपेंडिकुलर है तो हमने क्या पता है, वी नो दैट द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ द वेक्टर, सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर एन, ऐसे लिख सकते हो। तो जो इनका क्रॉस जो होगा ना वो हमें क्या दे रहा होगा, यूनिट वेक्टर दे रहा होगा। अब हमने एक चीज देखी थी, क्या देखा था हमने कि हमें यदि यूनिट वेक्टर नहीं देके क्या दे दे, वेक्टर दे दे, तो हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते थे, जो हमने प्रीवियस जो मॉडल पेपर था उसमें देखा था, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर ही बोला तो यूनिट वेक्टर ही है। अब देखो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं जी ऐसे डिटर्मिनेंट्स करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई, ये आ जाएगा जे और ये के आ जाएगा यहाँ पे। अब ए के कोफिशिएंट क्या है, स्केलर कोफिशिएंट या स्केलर कंपोनेंट 4, 3 एंड 1,
एंड बी के क्या है 2 -1 एंड 2, 2 -1 एंड 2, ठीक है। अब देखो तो ये अब हम क्या काम करें, आई लिखते हैं यहाँ पे और 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 एंड 1 का -1 में, तो -1 एंड माइनस माइनस का +1 आ जाएगा यहाँ पे। कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन हो जाती है सिली मिस्टेक, एग्जाम का प्रेशर भी रहता है हमारे ऊपर, तो क्या करना है आपको, माइनस ब्रैकेट में -1 लिखोगे, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब -j फिर देखते हैं, तो 4 2 जा 8 एंड -2, फिर प्लस का k, तो 4 से -1 कैंसिल होगा तो -4 आ जाएगा, और 3 से 2 कैंसिल होगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना आ रहा है हमारा आंसर, तो ये आ गया है 6 और 1 8 आई, 6 एंड 1 सॉरी 6 और 1 कितना 7 आई होता है ना, 7 आई -8 -2, 8 -2 कितना आ जाएगा आपका 6 j, ओके, एंड -6 और 4 10 के, ओके। तो ये निकल गया। अब आपको पता है क्या यहाँ पे कि हमें तो क्या निकालना है, देखो यूनिट वेक्टर निकालना है। अब क्या ये यूनिट वेक्टर निकला है आपका, अब यूनिट वेक्टर नहीं निकला है, ये तो हमारा क्या निकला है, नॉर्मल निकला है, आप बोल सकते हो, ठीक है, नॉर्मल निकला है अभी, नॉर्मल वेक्टर। तो अब क्या निकालोगे आप, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा हमें, यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर बोला है हमें, उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो, तो निकालते हैं अब हम, ठीक है। तो ये कितना होगा यूनिट वेक्टर, आप निकाल सकते हो इसको, यदि हमें ना ए और बी के बीच में एंगल पता होता, एक और चीज जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं आपके, यदि हमें ए और बी के बीच में एंगल पता होता ना, तो हम और इजीली निकाल सकते थे यूनिट वेक्टर। पता है कैसे, आपको पता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एंड कैप एन, जो कैप एन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है और वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब यदि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो निकाल सकते थे हम, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल सकते थे, यदि मैं साइन थीटा और पता चल जाता ना, तो हम आसानी से यूनिट वेक्टर एन निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब नहीं पता तो क्या करते हैं, अब सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर के लिए क्या होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर एन के अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, ठीक है, यही होता है। तो यूनिट वेक्टर तो हमारा 7i -6j -10k के अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मतलब 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस 6 का स्क्वायर कितना -6 का स्क्वायर कितना 36 -10 का स्क्वायर कितना 100, तो ये कितना आ गया 698, यह आ जाएगा 7 के अपॉन में लिख देते हैं हम रूट में, 6 9 और 6 कितना है, हो जाएगा आपका 15, तो 5 आ गया ये, और 4 और 3 7 7 और 1 8, तो 185 आई -6 अपॉन में 185 जे, क्योंकि इसी फॉर्म में लिखते हैं हम इसे, ठीक है, और -10 के अपॉन में 185 के, ओके। आई होप ये कट ना रहा हो, हाँ नहीं कट रहा है। तो अब ये आपका यूनिट वेक्टर निकल गया, इसके परपेंडिकुलर निकल गया, और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो बस इजी है, ओके। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपने, और यदि नहीं है तो वो तो हम यहाँ पे क्लियर कर ही रहे हैं, और हमने बेसिक में भी वो देख लिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सो दैट द प्लान x - 5y - 2z = 1 कंटेन्स द लाइन x - 5 अपॉन में 3 इक्वल टू y = 2 - z, ठीक है। तो देखो एक सेकेंड, हाँ, तो देखते हैं, सो दैट द प्लान जो है कंटेन्स द लाइन, इस लाइन को कंटेन करता है। तो आपको एक चीज पता होगी, ठीक है, कि यदि हमने ऐसा बोल दिया कि सो दैट द प्लान कंटेन्स द लाइन, तो देखो इसको हम ना वेक्टर फॉर्म में रहता तो भी अलग तरीके से करते, जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको एक चीज पता होगी कि जो x होता है, ये y जो है, और ये z, ये किसके होते हैं, वेक्टर r के होते हैं, ठीक है, वेक्टर r के कंपोनेंट होते हैं, स्केलर कंपोनेंट, और ये जो है वेक्टर n के स्केलर कंपोनेंट होते हैं, ये वाले जो इसके कांस्टेंट में रहते हैं ना, ये इनके कोएफिशिएंट में x y z के, वो किसके होते हैं, वेक्टर r के n के होते हैं, इक्वल टू में क्या आ जाता है, d आ जाता है, यही फॉर्म देखा था हमने, या फिर उसका यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दिया होता है ऐसा, जो n क्या है, नॉर्मल होती है, ठीक है। अब उसका यूनिट वेक्टर दिया तो यूनिट वेक्टर लेके चलेंगे, यदि
हमें वैसे सिंपल वेक्टर दिया है तो सिंपल वेक्टर लेके चलेंगे। ओके, तो अब देखो, अब हमें क्या दिया है कि यदि हम ना नॉर्मल के, अब जो ये 2 5 और 1 हैं क्या, ये नॉर्मल के आपके क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज 1 -5 एंड -2, यही हो जाएगा। और कंटेन्स द लाइन, ठीक है, लाइन को कंटेन कर रहा है, तो लाइन को कंटेन कर रहा है इसका मतलब इसके भी हमें डायरेक्शन कोसाइंस लाने पड़ेंगे। अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, तो हमने एक चीज देखा था कि ये आता है x माइनस x1 के अपॉन में a, यही आता है ना, इक्वल टू y माइनस y1 के अपॉन में b, इक्वल टू z माइनस z1 के अपॉन में c, यही आता है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, तो देखो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो ये है 3 है, ठीक है, a b c होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 1 एंड -1, -1 क्यों, क्योंकि z -2 होगा ना, तो z -2 होगा, जरूर इसके में माइनस रहा होगा तभी ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ऐसे। और सॉरी y 0 होगा ना, ये y क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, सॉरी y -0 के अपॉन में 1 ना, हम तो डायरेक्शन कोसाइंस ले रहे हैं ना कि हम a वाले कंपोनेंट ले रहे हैं, हम तो डायरेक्शन कोसाइंस ले रहे हैं ना, तो हमें 1 ही लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, तो ये यदि हम सॉल्व करते हैं इनको, तो अब देखो दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस है, तो हमें पता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि यदि प्लेन के परपेंडिकुलर ये लाइन है आपकी, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर यदि ये लाइन है, तो यदि हम दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस देखते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ये डायरेक्शन कोसाइन है क्या एक्चुअल में, यदि हम इसको वेक्टर n नाम देते हैं ना, और ये वेक्टर b है आपका, यदि ये वेक्टर n है, वेक्टर b है, तो वेक्टर n डॉट वेक्टर b कितना आ जाएगा, मुझे इतना बताओ। आप कहोगे जी कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर n, सॉरी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा, आएगा या नहीं आएगा। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो नॉर्मल होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अब कोई लाइन प्लेन पे है तो वो उसके भी परपेंडिकुलर होगी। अब यदि वो उसके परपेंडिकुलर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि यदि हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो कॉस थीटा कितना आ रहा होगा, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो कि 90 डिग्री है, तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये पूरा 0 मतलब एन डॉट बी हमें 0 लेके आना है। एन डॉट बी ये है, दोनों के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, चेक करते हैं क्या 0 आता है या नहीं। तो 3 इंटू 1, ठीक है, -5 इंटू +1 तो -5, -2 इंटू -1, -2 इंटू -1 प्लस का 2, तो देखो 3 और 2 5, 5 और -5 कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 इक्वल टू 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने शो कर दिया कि जो प्लेन है हमारा x - 5/-2z इक्वल टू 1, इट्स कंटेन द लाइन x - 5/3 इक्वल टू y इक्वल टू 2 - z। ओके, तो अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो बिहाइंड द लॉजिक जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि इस क्वेश्चन के बिहाइंड में जो लॉजिक है वो क्या लग रहा है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है। यदि ये समझ गए ना तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए बन जाएगा आपको। और इसी तरीके से हमें पढ़ना है। यदि आप पढ़ रहे हो ना, ऐसे ही सोचो, जो भी पढ़ा है ना वो बाहर निकल के आएगा आपके, तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये 4 नंबर क्वेश्चन था, अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन? A bag contains 1 red and 3 white balls. Find the probability distribution of the number of red balls if 2 balls are drawn at random from the bag 1 by 1 without replacement. ओके, तो हमें क्या बोला है कि एक बैग है आपका, ठीक है, जो कि एक रेड एंड 3 वाइट बॉल कंटेन करता है। ठीक है, एक रेड बॉल होती है इसमें और 3 वाइट बॉल होती है, यही बोला है हमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 2 balls are drawn at random from the bag 1 by 1 without replacement. अब हमें पता है कि रैंडम वेरिएबल हम किसे लेके चलते हैं, x को लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x इक्वल टू रेड बॉल निकालना है। अब हमें कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं करनी है हमें। तो हो सकता है, देखो 2 बॉल्स तो आ नहीं सकती रेड, क्योंकि रेड बॉल कितनी है, एक ही बॉल रेड है। इसका मतलब या तो ये कंडीशन होगी कि दोनों बॉल व्हाइट निकल जाएं, तो हमारी जो रेड बॉल होगी वो कितनी निकल रही होगी, 0, और एक बार जो है हमारी जो रेड बॉल निकल रही होगी वो कितनी होगी, 1। 2 कंडीशन बन सकती हैं सर। ठीक है, तो हम देखते हैं टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास। टोटल आउटकम कितने हैं, यदि हम सैंपल स्पेस बनाएं तो हमारे पास क्या है कि आपके पास एक रेड बॉल है और बाकी सारी वाइट बॉल हैं। तो वाइट 1 हो गया, वाइट 2 हो गया, वाइट 3 हो गया, मतलब टोटल जो सैंपल स्पेस बना हमारा कितने कंटेंट है उसमें, 4 है। ठीक है, 4 एलिमेंट्स। अब देखते हैं
तो अब यदि हमने x इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 0 कौन कौन दे रहा है वो देख लेते हैं। x इक्वल टू 0, ठीक है। एक बात याद रखना, जो भी रैंडम प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम जो है आपका कितना आता है, उसका सम हमेशा याद रखना। जब भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो सम कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने बोला कि आपकी ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हमने क्या किया, फर्स्ट बॉल निकाला। फर्स्ट बॉल जो है आपकी रेड आ गई, मान के चलते हैं फर्स्ट बॉल क्या आ गई, रेड आ गई। सॉरी x इक्वल टू क्या लिखा है, 0 लिखा है ना, तो x इक्वल टू 0 मतलब एक भी रेड बॉल नहीं होगी। अब एक भी रेड बॉल नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा, व्हाइट बॉल निकल रही होगी, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे कि हमने फर्स्ट बॉल निकाली, कितनी बॉल निकलेगी हमारी, 3 बॉल निकलेगी, मतलब व्हाइट बॉल निकल रही है। अरे रेड बॉल नहीं निकल रही, इसका मतलब कितनी, कौन सी बॉल निकल सकती है, व्हाइट। व्हाइट के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, 4 हैं, तो 3/4। लेकिन ये तो फर्स्ट बॉल का हुआ, आप सेकंड बॉल निकाल रहे हैं, फर्स्ट बॉल, ठीक है, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे यहाँ पे। अब सेकंड बॉल निकालेंगे, सेकंड बॉल का मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि जब ये हो चुका है ना तो दूसरा क्या होगा, ठीक है। तो जब ये हो चुका है इसका मतलब अब बॉल कितनी बची, एक बॉल निकल गई है, तो टोटल बॉल बची 3, और टोटल वाइट बॉल कितनी बची, 2 बची। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स ये कैंसिल, कितना आ गया, 1/2 आ गया। किसकी प्रोबेबिलिटी निकली, जब एक भी रेड बॉल ना निकले। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं कि जब हम ना कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालें, जब हमारी जो रेड बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, ठीक है। तो देखो क्या क्या कंडीशन बन सकती है कि फर्स्ट बॉल ही रेड निकल जाए आपकी, या फिर हो सकता है सेकंड बॉल रेड निकले। दो कंडीशन बन रही है ना यहाँ पे कि या तो फर्स्ट बॉल रेड निकल जाए या सेकंड बॉल रेड निकले। तो हम ऐसे लिखते हैं कि जैसे मान के चलते हैं कि आपकी फर्स्ट बॉल रेड बॉल निकल जाए, फर्स्ट बॉल रेड बॉल निकल जाए, इसका मतलब क्या होगा, टोटल बॉल कितनी है, 1 है, रेड बॉल टोटल कितनी है, 1 है, अपॉन में क्या, अपॉन में टोटल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर हुआ ये, ठीक है। फर्स्ट बॉल आपकी क्या निकल गई, रेड निकल गई। अब यदि फर्स्ट रेड निकल गई तो अब बची बॉल कितनी, क्योंकि 2 बॉल निकाल रहे हैं, तो अब बचे आपके पास 3 बॉल, और सेकंड वाली क्या निकलेगी, वाइट निकलेगी। मतलब कितने हैं इसमें भी, वाइट बॉल कितनी बची हैं आपकी, 3 बची हैं, तो 3/3। लेकिन एक कंडीशन याद रखना, जब भी हम एंड की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और की बात कर रहे होते हैं तो प्लस होता है। तो अब लग जाएगा और, मतलब एक तो ये कंडीशन बन गई, और एक और कंडीशन क्या बन सकती है कि पहली बॉल रेड ना निकल के दूसरी बॉल रेड निकले। 2 कंडीशन बन सकती है ना, दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी, देखना, ठीक है। तो और का मतलब प्लस लगा दें हम डायरेक्ट, आपको लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है, अच्छे से। लिखते नहीं आता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप, तो देखो लिखोगे। अब ऐसा नहीं कि सोशल साइंस बना दिया, बस शॉर्ट में लिख दो, थोड़ा बहुत लिख दोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर लिखना है, ठीक है, हर चीज लिखना है यहाँ पे। तो 1/4 मल्टीप्लाई 3/3। अब हमने ऐसा देखा कि हमने फर्स्ट बॉल को रेड बता दिया था, अब हम एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं सेकंड बॉल को रेड, मतलब फर्स्ट बॉल क्या होगी आपकी, फर्स्ट बॉल वाइट होगी, तो फेवरेबल कितने हैं वाइट, 3 हैं, टोटल कितनी है, 4 है, मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या निकले, एंड आपकी सेकंड बॉल क्या निकलेगी, सेकंड बॉल रेड निकल जाए, सेकंड टाइम में जो बॉल निकाले वो रेड निकल जाए। इसका मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 ही रेड बॉल है। अब कितनी बॉल बची, 3 बची, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। और 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 1। मतलब हमने ये भी बता दिया कि जो दोनों की प्रोबेबिलिटी होती है ना, सम करते हैं तो 1 ही आता है, ओके। तो मतलब हमारा जो आंसर है वो राइट है। तो ऐसे करना है, ऐसे सोचना है हमें, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बिल्कुल भी मतलब को ऐसे डायरेक्ट लिखोगे आंसर आज बिल्कुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बस सैंपल स्पेस बना देना, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना कि क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं कि आपकी जो फर्स्ट बॉल है, ऐसे लिख देना, फर्स्ट बॉल ड्रॉन, इस तरीके से कि फर्स्ट बॉल आपने कौन सी ड्रॉन की है, फिर सेकंड बॉल, तो इस तरीके से लिख दोगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। 6 नंबर क्वेश्चन रेज है शायद, 6 नंबर क्वेश्चन आपका है नहीं, देख लेंगे, ठीक है। ये भी शायद अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम बी नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन सेक्शन बी, उसको भी देख लेंगे हम। अभी हम सबसे पहले सेक्शन बी के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, हमें ना सेक क्यूब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपली इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ मतलब आई इक्वल टू लेट आई इक्वल टू क्या मान लोगे, सेक क्यूब एक्स
ठीक है, sec क्यूब एक्स ले लिया। अब एक काम करो आप, i इक्वल टू sec क्यूब एक्स ले लिया। अब एक काम करते हैं हम ना इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सोचेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, यदि हमने इसको ऐसे कर लिया कि sec x, हमें sec स्क्वायर x लेके आना है। अब sec स्क्वायर x है, sec क्यूब x का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। क्या हम इसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के सॉल्व करें? बिल्कुल भी नहीं, इतना लॉन्ग नहीं जाना है। इसी से देखो, क्या इसको हम फॉर्मूले बना के कुछ बना सकते हैं? यदि मैंने sec स्क्वायर x में बदल दिया इसको, sec स्क्वायर x और sec x में, देखो क्या होगा। यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि sec स्क्वायर x इंटू sec x dx। ठीक है, अब देखो sec स्क्वायर x को यदि मैं tan ले आऊं, यहां पे कैसे भी करके tan ले आऊं ना, तो tan को यदि मैं t मानता तो sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। तो ऐसा कुछ सोचते हैं। तो अब sec को मैं tan कैसे बनाऊं? cos से डिवाइड करके? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, cos से मल्टीप्लाई, cos से डिवाइड भी कर सकते थे आप यहाँ पे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर cos x और अलग से एक बीमारी आ जाती है यहाँ पे, जो कि सॉल्व करने में दिक्कत होती है। sec x को ही बनाते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था हमने। सेम कंडीशन है यहाँ पे भी, देखो कैसे हमने क्या किया था। वहां पे हमें पता था 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है? sec स्क्वायर x होता है, ये sec स्क्वायर x होता है। अब यदि हम इसमें क्या करते हैं, sec x की वैल्यू निकालना चाहें तो स्क्वायर रूट कर दो, यहाँ भी स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, sec x की वैल्यू इतनी लिख सकते हैं हम, तो लिख देते हैं। तो देखो sec स्क्वायर x, और ये कितना बन गया आपका? रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब ले सकते हैं हम tan को t। ठीक है, तो tan x इक्वल टू t ले लो, तो यह आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो इस इतनी वैल्यू रख सकते हैं हम, तो लिख दो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो sec स्क्वायर x और dx आपका dt बन गया, तो dt लिख देते हैं वहां पे हम। ठीक है, तो sec स्क्वायर x dx dt बन गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम इसको लिख सकते हैं, ये तो कैंसिल ही हो गया ना, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो sec स्क्वायर x को हमने क्या लिख दिया, ये कैंसिल हो गया। अब 1 प्लस टी स्क्वायर मिल गया, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सीधे फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब कर लोगे आप, आई होप, क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, या फिर एक और तरीका था इस क्वेश्चन को करने का कि हम ना इसको sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख देते, फिर sec x लिखते, तो भी आ जाता आपका आंसर। ठीक है, लेकिन ऐसे में जाएगा तो क्यों ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरीका और समझ में आया ना कैसे कर सकते थे। इससे देखो हम कैसे कर देते, इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि हमने इसे 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख दिया। ओके, ये कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर। ठीक है, आ रहा है या नहीं आपका, 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया, sec x हो गया ये। ठीक है, अब sec x का मल्टीप्लाई कर दो तो sec x हो जाएगा, sec x इंटू tan स्क्वायर x हो जाएगा। फिर सॉल्व करोगे log tan x आएगा, फिर tan स्क्वायर x को बदलोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर बन जाएगा आपसे। ठीक है, देखो देख ही लेते हैं क्या sec x है, क्या आ जाएगा, ये sec x आ जाएगा यहाँ पे, sec x का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x इंटू sec x, tan स्क्वायर x इंटू sec x। ठीक है, तो अब एक काम करो, ये dx भी है टोटल, तो अब एक काम करते हैं sec x को अलग लिख देते हैं। sec x को अलग लिखेंगे तो sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, sec x इंटू tan x, डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x sec x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये sec x dx आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, sec क्यूब x भी आएगा यहाँ पे, माइनस sec x। अब आप कहोगे इसका इंटीग्रेशन है dx हो गया। ठीक है, अब देखो sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, अरे सॉरी sec क्यूब x है ना, sec क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, अरे हमें पता है क्वेश्चन ही है वो, तो i लिख सकते हो। ओके, तो इसे i लिख देते हैं हम, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। ठीक है, ये i हो गया माइनस sec x का। लेकिन अब यदि हमने sec x इंटू tan x लिखा तो ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर हम वही क्वेश्चन में आ गए। देखना, सोच रहे हो आप जो मैं बता रहा हूँ, यदि हमने इसको भी sec x इंटू tan x लिख दिया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर हम वही क्वेश्चन में ही आ गए, i इक्वल टू आई हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है, इसकी एक और वैल्यू पता है हमें, log
sec x प्लस टेन एक्स ये रख देना इसमें, ठीक है। और i को उस तरफ पहुंचा दो, सॉरी यहाँ पे क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स था ना, एक सेकेंड, sec स्क्वायर एक्स था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, sec एक्स यहाँ जाएगा, टेन एक्स स्क्वायर एक्स, sec एक्स ये आ गया। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब देखो यदि हम इसको ऐसे करते हैं कि sec क्यूब एक्स आ जाएगा यहाँ पे माइनस sec एक्स, तो नहीं तो है, लेकिन i वहाँ पे जाके माइनस आई 2i होना था, ये तो 0 हो रहा है। एक काम करते हैं, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं हम वैसे यहाँ से, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की। बाकी ये तो समझ में आ गया ना, ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे शायद कोई गड़बड़ होगी, आप एक मिनट चेक कर लेना। sec x आ जाएगा, sec x इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये तो प्लस में ही होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ही होता है sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू, ये sec स्क्वायर एक्स ही था ना यहाँ पे। sec x का मल्टीप्लाई करेंगे, sec x आ जाएगा, sec x इंटू टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, 1 माइनस sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो वैसे भी लिख सकते थे आप, तो भी सॉल्व हो जाता आपका, ठीक है। और जब हमें शॉर्ट मेथड पता है ना, तो लॉन्ग मेथड से क्या हो जाना, तो हम इसको ना भी शायद इससे आंसर ना आए तो यही होगा इसका, ठीक है, मेन फॉर्मूला, तो इससे लगा के आप ला सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, सेक्शन बी देख रहे हैं हम, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो हम देखते हैं कि वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर पार्ट में बना के इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पार्शियल बोलते हैं साथ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या ये अलग अलग पार्ट में बना के सॉल्व की जा सकती है, लेकिन इसके में y प्लस 2x स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन इसे तो अलग करना बहुत मुश्किल है, तो ये तो पार्ट में बना के सॉल्व नहीं कर सकते हम, अलग अलग पार्ट dx dy को अलग अलग करके सॉल्व नहीं किया जा सकता। फिर हम देखते हैं होमोजीनियस में देखते हैं कि x है यहाँ पे, यहाँ y है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा यहाँ से, जो कि निकल नहीं रहा है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब ये सिर्फ एक कंडीशन बनती है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, वो इस तरीके से दिखती है, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पे p एंड q दोनों या तो x की टर्म में होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो x डी बाई माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर है, एक सेकेंड, तो इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो, अब एक काम करते हैं, हम डी वाई बाई डी एक्स लेके आना है, तो x डी वाई को यहीं रखते हैं और dx को उस तरफ पहुंचा देते हैं, इस पूरे को उस तरफ पहुंचा दो, प्लस का y 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। dx आ जाएगा इनके यहाँ पे, ओके। हमने सिर्फ ट्रांसफर किया इसको राइट हैंड साइड में, तो dx इस तरफ ले आओ, तो dy y dx ऐसे हो जाएगा, तो x dy y dx इक्वल टू हो गया ये y प्लस 2x स्क्वायर, तो x के अपॉन में कर दो इसे, ठीक है। एक सेकेंड, इसको x के अपॉन में कर देते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं, या फिर x मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो इसको y को उस तरफ ले आओ और y अपॉन x होगा, y को इस तरफ भी ले आते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, ये y अपॉन में x हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू में क्या बचेगा, 2x स्क्वायर, तो डिवाइड में आएगा तो y अपॉन x, और 2x स्क्वायर के अपॉन में भी x, तो 2x बचेगा, x स्क्वायर से x। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने क्या किया है, x से बोथ साइड में डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दो, तो x से x कैंसिल हो गया, 1 आ गया यहाँ पे, y अपॉन x उस तरफ आके माइनस 1 बाय x, एक x से एक x कैंसिल हो गया, ऐसे किया है हमने, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं डायरेक्ट हम, तो देखते हैं। अब हमें जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई तो हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में p dx, यही होता है। तो e टू दी पावर माइनस, क्योंकि माइनस में है ना, p क्या है, माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस लॉग एक्स, ये होगा। अब e से log कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x की पावर माइनस 1 आएगा। देखो आपको एक चीज पता होगी, यदि a log x है ना, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, log x की पावर a लिख सकते हैं, लिख सकते हो। तो वही करते हैं अब हम इसे कि e की पावर, e जो है log x की पावर माइनस 1 आ जाएगी, तो अब हम इसे लिख सकते हैं, e से log x कैंसिल हो जाएगा, log कैंसिल हो जाएगा e से, तो क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस 1, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख लो, इसे हम लिख सकते हैं
इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या निकल गया, 1/x निकल गया। तो ये निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, प्लस c लिखना है तो बाद में भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन निकालने के बाद। तो y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y मल्टीप्लाई 1 के अपॉन में x, ठीक है, q कितना है, q है आपका 2x, है ना, 2x है ना, ये 2x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x, 1/x प्लस c x, तो c एक बार जोड़ दिया तो बार बार नहीं जोड़ना, ठीक है, याद रखना। तो ये आ गया y/x इक्वल टू x प्लस सी। एक्स को इस तरफ भी पहुंचा सकते हो आप, या फिर ऐसे ही रहना दो, या फिर एक्स को उस तरफ पहुंचा दो तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी है, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर चीज बनेगी आपसे, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, इसे हम ना दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, कि कैसे करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। देखो, सबसे पहले तो आपकी ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। यदि आपने बेसिक अच्छे से पढ़ रखा है तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देखो, हमें क्या दिया कि जो वेक्टर ए है वो 0 के इक्वल नहीं है, और हमें दिया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, सो दैट हमें वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी निकालना है, ठीक है। देखते हैं, करते हैं सॉल्व इसे हम। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी गिवन है उसको लिख देना। सॉल्व गिवन दैट, ऐसे सॉल्व लिख दिया, एंड गिवन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। क्रॉस अलग होता है, वेक्टर अलग होता है, ठीक है। इसमें आपका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं होती है, डॉट प्रोडक्ट में इसमें नहीं होती है, ओके। मतलब ऐसे लिख देते हैं ना हम 3 × 4 4 × 3, ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन क्रॉस में इक्वल नहीं होते। सॉरी, ये क्रॉस बना दिया मैं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। क्रॉस में ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं, तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी को इस तरफ ले आया हमने, क्या बचा यहाँ पे, 0 बचा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वेक्टर ए कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी आ जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, जब भी आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट का मतलब क्या होता है, जब भी दो वेक्टर का डॉट निकालें और हमें 0 मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है पता है, कि ये दोनों वेक्टर जो हैं परपेंडिकुलर हैं, कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। हैंस करके लिख सकते हो, या हेयर, जो भी लिखना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है क्योंकि प्रॉपर्टी, ओके, तो परपेंडिकुलर हो गया। अब हम इसको देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को देख लेते हैं क्या बोल रही है। तो देखो, इक्वेशन 2 हमें दिया है कि ए क्रॉस वेक्टर बी दिया है, ठीक है, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 आ गया यहाँ पे। इन सबको उस तरफ पहुंचा दिया तो माइनस में ही आएंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वेक्टर ए को यहाँ से भी कॉमन निकाल लो, तो बीच में क्या आ जाएगा आपका, पहले डॉट था तो डॉट आया, क्रॉस है तो क्रॉस आएगा, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा अब आपका, ठीक है। तो क्रॉस लिख देते हैं हम यहाँ, ये क्रॉस, क्या बचा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे फिर वही आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस बीच में, फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, यही आ जाएगा। तो देखो, जब भी हमें इसके इक्वल टू में 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, ये कब 0 होते हैं, जब ये दोनों वेक्टर ए पैरेलल हो वेक्टर बी माइनस सी के, पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 0 एंगल बन रहा है। क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। क्यों आता है पता है आपको, देखो, जब भी हम दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा आ जाता है। यदि कॉस थीटा 0 हो गया ना, कॉस थीटा 0 हो गया मतलब क्या होता है, 1 आ जाएगा, मतलब उन दोनों के बीच में एंगल नहीं बनता तो 1 आता है, लेकिन 0 आया है यहाँ पे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया है। इसका मतलब क्या है, ये एक वेक्टर हो गया और ये दोनों को माइनस करोगे फिर भी तो एक वेक्टर आएगा ना, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी जब करेंगे हम तो कॉस 0 हो जाएगा। अब सॉरी, कॉस 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों
जब cos 0 हो जाता तो 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पे cos 90 है, cos 90 का मतलब 0, तो ये पूरा 0 हो गया। इसका मतलब cos 90 का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तभी ये 0 होगा, ठीक है, तभी ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 हो जाएगा, cos 90 0 होता है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि पैरेलल हो गए, लेकिन ये ए बी सी तो एक ही चीज है ना, इसका मतलब ना तो या तो वो परपेंडिकुलर होगा या फिर वो क्या होगा, या तो वो परपेंडिकुलर होगा या फिर वो पैरेलल होगा, दोनों में से एक कंडीशन फॉलो होगी। लेकिन यहाँ पे तो दोनों कंडीशन कह रहा है हमें, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ना सिर्फ एक कंडीशन फॉलो होगी। इसका मतलब या तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर में बी माइनस सी होगा, या फिर ये, इसका मतलब ए तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता है ना, ए तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसका मतलब वेक्टर बी माइनस सी ही 0 के इक्वल होगा, वेक्टर बी माइनस सी ही 0 के इक्वल होगा। अरे हम वेक्टर ए को 0 के इक्वल नहीं रख सकते ना। देखो जब भी कोई चीज 0 हो रही है, किन्हीं दो का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जब भी किसी दो का 0 हो रहा है, जैसे हमने ऐसे लिख दिया x मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0 लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा कि 2 तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 2 तो एक एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो x ही 0 होगा। तो आप ना x की जगह में सिर्फ 0 रख के ही 0 ला सकते हो, नहीं तो और दूसरी कंडीशन है ही नहीं 0 लाने की, बता दो मुझे होगी तो, ठीक है। x में सिर्फ आप 0 रख सकते हो, तभी वो पूरा होल 0 बन रहा होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि वेक्टर ए तो हमें पहले की बन के 0 नहीं है, इसका मतलब वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी ही 0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो ये आगे आपका आपने शो कर दिया इसको, ओके। तो अब देखते हैं, अब हम, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट आई 2j माइनस के एंड पैरेलल टू द लाइंस, ठीक है। तो अब हमें ये दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट आई -2j माइनस के एंड पैरेलल टू द लाइंस, ठीक है, इनके पैरेलल है और इसको कंटेन कर रही है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, तो सबसे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट, इस पॉइंट को कंटेन कर रही है। कौन से पॉइंट को, जो हमारा प्लान है, ये प्लान बन गया है, ऐसा बना लेते हैं हम ताकि अच्छे से क्लियर हो हमें, ठीक है। ये आपका प्लान बन गया है, ठीक है। प्लान जो है इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, इस पॉइंट को कंटेन कर, द पॉइंट आई प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस के, इसको कंटेन कर रहा है एंड पैरेलल टू द लाइंस, और इनके पैरेलल है, ठीक है। द प्लान कंटेनिंग द पॉइंट, इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है एंड पैरेलल टू द लाइंस, इसके और इसके पैरेलल है, ठीक है। तो बनाता है पैरेलल हम। तो देखो, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है ना, जैसे दो लाइन पैरेलल हो गई, ये दोनों लाइन हमें क्या बोला है, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइंस आर एंड इसके। अब दोनों के पैरेलल है, ठीक है। अब दोनों के पैरेलल इसका, सबसे पहले ना इसके लॉजिक को समझते हैं हम क्या बोल रहे हैं इसका लॉजिक, ठीक है। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, और क्या बताना है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म बतानी है, कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर फॉर्म बतानी है, ठीक है। तो देखो वेक्टर इक्वेशन बतानी है या वेक्टर फॉर्म जो बोलना चाहो, तो हमें किस किस की रिक्वायरमेंट होगी, हमें पता है यदि हमें इसके जो परपेंडिकुलर नॉर्मल मिल जाए, ठीक है, इसमें नॉर्मल मिल जाए और डी मिल जाए, तो हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आप यही बोलोगे या नहीं बोलोगे, ठीक है। यदि हमें ये दोनों चीज मिल जाती है तो हम आसानी से सब चीज निकालेंगे। तो हमें तो वेक्टर आर पता है होता क्या है, एक्स वाई जेड की टर्म में होता है एक्स आई प्लस वाई जे। वेक्टर एन और निकाले तो क्या होगा, देखो हमें यहीं से क्लू निकालना है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट, इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है आई प्लस 2j माइनस के को, और हमें क्या बोला है इसके पैरेलल है, ठीक है, एंड पैरेलल टू द लाइंस, इन दोनों के पैरेलल है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है किसके, इस प्लेन के हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो ऐसे समझते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये प्लेन हो गया, ठीक है, और ये दो पैरेलल लाइन, ठीक है। अब ये दो पैरेलल लाइन हो गई, ये दोनों लाइन अब जैसे भी हो पैरेलल हो गई। अब यदि हम इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा, एक वेक्टर एन निकल के आ रहा होगा, वेक्टर एन, ठीक है, वेक्टर एन निकल के आ रहा होगा, जो कि इस नॉर्मल पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे देखो मैंने ऐसे बोला कि ये जो लाइन से समझते हैं तो बेटर तरीके से समझ पाओगे। मैंने कहा ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है,
ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है। यदि मैंने कहा कि एक और दूसरी लाइन हो गई हमारी, एक और दूसरी लाइन हो गई ये वाली, यदि हम इन दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, हमें ना इनके परपेंडिकुलर एक हमें लाइन मिल रही होती है, परपेंडिकुलर एक लाइन मिलती है। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो हमें एक परपेंडिकुलर ऐसे वेक्टर एन मिलता, ठीक है, ऐसे मिलता तो ये वेक्टर एन होता, ये भी वेक्टर एन होता। तो ये जो वेक्टर एन है वो परपेंडिकुलर इसके भी होगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। यदि ये दोनों पैरेलल हैं तो यदि कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर ही होगी। तो हम क्यों ना एक परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, एक नॉर्मल निकाल लेते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा और निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों लाइन देखते हैं, ठीक है। अब दोनों लाइन में आप देखो एक चीज कि हमें पता है ये दोनों तो पैरेलल होती है। ये जो लाइन है 2i माइनस 3j प्लस 2k और i माइनस 3j प्लस k, ये क्या होती है, जब भी हम r के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ निकाल रहे होते हैं, मतलब इसके कोई ये जो है पॉइंट हो गया उसके पैरेलल ये लाइन है, ऐसे बोलते हैं हम। जब भी हम लाइन की इक्वेशन निकाल रहे होते हैं तो क्या होता है उसकी इक्वेशन, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, यही होता है। जहां पे वेक्टर a एक लाइन होगी उसके पैरेलल एक लाइन हम लेते हैं वेक्टर b जो कि वो बताती है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, अब दोनों पैरेलल लाइन बोल रहे हैं, इस लाइन के दोनों पैरेलल लाइन है तो हमें क्या निकालना है, हमें उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो एक बार फिर से समझा दूंगा आपको, या फिर एक और दूसरे तरीके से भी देख लेंगे, पर अभी सिर्फ समझो क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो हमें सबसे पहले दो लाइन दी गई हैं, दो लाइन मतलब समझ रहे हो, दो लाइन जो है हमें पता होता है यदि ये जो वेक्टर ये है इसके पैरेलल वेक्टर ये होता है, जैसे ये वेक्टर ये हो गया इसका पैरेलल वेक्टर ये होगा, ठीक है। अब दोनों पैरेलल वेक्टर हो गए। अब हमें यही बोला है कि फाइंड द वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट, जो प्लेन है हमारा इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, एंड पैरेलल टू द लाइंस, इनके पैरेलल है। अब इसके पैरेलल है तो पैरेलल वाली लाइन देखो, पैरेलल वाली लाइन कौन सी है, ये दोनों है, यही दोनों होगी ना, वेक्टर बी को बताता है ना ये। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये नॉर्मल मिल जाएगी प्लेन की, ठीक है। तो निकालते हैं, समझो अभी फिर से देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसका वेक्टर बी, इसे वेक्टर b1 बोल सकते हैं हम और इसे वेक्टर b2 बोल सकते हैं। तो दोनों के बीच में यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं b2 तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल मिल जाएगी, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ठीक है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, प्लेन मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो निकालते हैं अब हम, तो यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं किनके बीच, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो निकालो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 कितना आ जाएगा, इक्वल टू i j एंड k हो गया ये, ठीक है। और ये हो गया 2 माइनस 3 एंड 2, और ये क्या हो गया 1 माइनस 3 एंड 1, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो i आ जाएगा यहाँ पे, और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो तो ये माइनस 3 प्लस 6 माइनस j हो गया, ये 2 से 2 टाइम्स माइनस 2 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस k तो 2 से 3 टाइम माइनस 6 और ये प्लस का 3। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे किया हमने, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, प्लस का 3i आ गया, ठीक है। और माइनस j, तो ये तो 0 हो गया तो j लिखने की जरूरत नहीं है, k लिख देते हैं, माइनस 3k, ठीक है। ये आ गया, ये क्या निकल गई, नॉर्मल निकल गया। अब हमें एक चीज़ पता है कि यदि हमें इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो हमें वेक्टर r पता हो, ठीक है। वेक्टर r तो पता ही होता है xi प्लस yj प्लस z के, ओके। अब वेक्टर नॉर्मल मिल गई हमें, नॉर्मल क्या है 3i माइनस 3k, नॉर्मल मतलब क्या होता है, देखो ये फॉर्म होती है ये वाली फॉर्म, ठीक है। तो इसी से निकाल रहे हैं हम, एक बार फिर से समझ लेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो समझने वाली बात है, एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है कि जब हम वेक्टर आर डॉट 3i माइनस 3k निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो पॉइंट है ना आपका, वेक्टर आर क्या है, प्लेन पे एक पॉइंट है और आर किसे रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर पे कोई पॉइंट है, एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स वाई जेड है मतलब ये जो पॉइंट है वो आपका सेटिस्फाई कर रहा होगा आर को। इसका मतलब आर को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर को आई प्लस 2j माइनस के लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसे क्या लिखेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डी की भी नीड है ना, डी कहाँ आया है तो डी निकालेंगे हम। तो 3i माइनस 3k सॉल्व करते हैं तो ये वेक्टर आर 3i माइनस 3k, तभी उसका कार्टेशियन फॉर्म निकलेगा। तो i वाले i का मल्टीप्लाई करेंगे 3, j का 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 आ जाएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3।
ठीक है, वन का सॉरी -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, तो 6 हो गया, तो वेक्टर आर 3i - 3 के इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। ओके, अब देखो यदि इसका वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो आर को हम xi + yj + z के लिख देंगे, तो xi + yj + z के लिख दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x 3x और j तो 0 है तो y 0 हो जाएगा, z लिख देते हैं -3z -6 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं 3x - 3z इक्वल टू 6। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया और ये वेक्टर फॉर्म है। अब देखो क्या क्या किया हमने वो देखते हैं। हमें पता है कि यदि कोई लाइन होती है, देखो हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो आपके। यदि कोई लाइन है, ये वेक्टर ए बोल दिया हमने, इसके पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं और उसके हिसाब से हमारी इक्वेशन आती है इसकी। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर लेते हैं, कैसे आया था हर चीज़ मैंने बताया था आपको पोजीशन वेक्टर। तो ये इसकी इक्वेशन क्या होती है लाइन की, वेक्टर आर इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, जहाँ पे वेक्टर ए के पैरेलल जो होता है वो लैम्डा बी होता है। ठीक है, क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस इसके डायरेक्शन कोसाइंस के सेम होते हैं पैरेलल यदि कोई लाइन है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें बताया था मैंने। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर भी आ जाएगा। अब देखो, अब हम एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि ये हो गया। अब वेक्टर बी पैरेलल है, पैरेलल किसके होगा, ये प्लेन इसी के तो पैरेलल होगा ना, इसके भी पैरेलल होगा, सही बात है। लेकिन वेक्टर बी के पैरेलल, और ये भी वेक्टर b1 हो गया, ये वेक्टर b2 हो गया। तो हमने क्या देखा, ये दोनों पैरेलल वेक्टर होते हैं और हमें क्या बोला है, प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट। और हमें पता है यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं और यदि इसके परपेंडिकुलर हमने कोई लाइन ड्रॉ की, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो है ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई। ठीक है, ये किसी प्लेन के पैरेलल है, ये प्लेन हो गया। ओके, ये भी पैरेलल दिखाई दे रहा होगा, ये भी पैरेलल। अब कैसे दिख रहा होगा ये आपको, ऐसा समझ जाओ कि इसके जस्ट ऊपर है ये। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल है। तो अब यदि हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसके बीच में ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, जो लाइन इनके भी परपेंडिकुलर होगी और इसके भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है, ऐसे समझो। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इसका नॉर्मल हो जाएगा, प्लेन में भी परपेंडिकुलर होगा और प्लेन का नॉर्मल निकल गया। अब हमें पता है वेक्टर आर यदि नॉर्मल पता चल जाए तो हम आसानी से इसका कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म निकाल देते। तो हमने वही किया, हमने नॉर्मल फाइंड कर लिया। नॉर्मल पता चल गया तो हमने अब इस पर वैल्यू रखी, तो हमें डी की भी नीड थी। डी लाने के लिए हमें जो ये पॉइंट दिया था ना, इसका भी कोई मतलब होगा, i + 2j - k। तो इसका मतलब यह है कि ये पॉइंट वहां पे है। अब ये पॉइंट वहां पे है प्लेन पे, इसका मतलब क्या है, वो प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो x y z की जगह में हमने ये वैल्यू रख दी, तो आंसर आ गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर दूसरे तरीके से भी देख लेंगे हम, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, पाई 0 x tan x अपॉन में sec x प्लस tan x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपके याद रखना है। ठीक है, ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करोगे। तो देखो वही लेट i इक्वल टू मान लोगे आप, तो आपको एक चीज़ पता होगी। एक चीज़ क्या पता होगी कि जब भी ऐसे होता है कि 0 पाई fx दिया हो तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, हम इसे लिख सकते हैं 0 to पाई एंड f पाई - x लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे dx भी आएगा, यहाँ भी dx आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं, चलो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई - x, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना। ठीक है, i मान के, पाई - x tan पाई - x अपॉन sec पाई - x प्लस tan पाई - x। अब देखो, ओके, एक चीज समझ में आई होगी आपको यहाँ पे कि पाई 0, अब हमें क्वाड्रेंट वाला यहाँ पे लगेगा कॉन्सेप्ट कि ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है। हम क्या कर रहे हैं, पाई से माइनस कर रहे हैं, पाई से माइनस कर रहे हैं मतलब यहाँ आ रहे हैं। यहाँ तो साइन और कॉसेक की पॉजिटिव होते हैं, मतलब tan नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, पाई एक सेकेंड, पाई -x तो आएगा यहाँ पे, लेकिन ये -10 और पाई से चेंज करते तो चेंज नहीं होता है वो, तो कितना आ जाएगा ये -10x के अपॉन में, ये देखो sec भी नेगेटिव होता है आपका, तो -sec x आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी -10x आ जाएगा, माइनस का 10x। तो माइनस कॉमन निकलेगा तो ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो प्लस में ही हो गया ये। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 0 to पाई, ये पाई - x है, ये 10x है,
माइनस कॉमन निकालिए, यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो sec x प्लस tan x बचेगा। ठीक है, ये वाले इनके माइनस से इनका माइनस कैंसिल हो गया है। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसे इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा और 0 to पाई, और जोड़ते हैं इनको तो x tan x है। देखो sec tan x है दोनों में, तो sec tan x तो एलसीएम आ जाएगा sec x प्लस tan x। अब देखते हैं हम, तो देखो x tan x का x tan x आ जाएगा प्लस पाई tan x माइनस x tan x का हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, यहाँ dx आएगा, dx लिखना नहीं भूलना है, dx आएगा, यहाँ भी dx आएगा। ठीक है, अब देखो प्लस का x tan x माइनस के x tan x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 to पाई है, ये कितना आ गया हमारे पास, पाई को कॉमन निकाल देते हैं, पाई आ जाएगा बाहर, ये tan x के अपॉन में कितना आ गया है sec x प्लस tan x, इतना आ गया। अब एक काम करते हैं हम, यहाँ देखो हम इनको अब कैसे सॉल्व करें, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कैसे सॉल्व करें इसको। ठीक है, तो यदि ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के आपने इंटीग्रेशन में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो पता चल जाएगा आपको कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं, इसे साइन एक्स के अपॉन में कॉस एक्स मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हम किसी को टी मान के सॉल्व नहीं कर सकते। अब यदि किसी को टी मान के सॉल्व नहीं किया जा सकता तो हमें को ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन एक्स के अपॉन में कॉस एक्स लिख दिया, यहाँ पे 1 के अपॉन में कॉस एक्स आ जाएगा और प्लस यहाँ पे भी साइन एक्स के अपॉन में कॉस एक्स आ गया, ये डी एक्स है। ठीक है, यहाँ भी dx आ जाएगा। अब देखो ये पाई तो कॉमन ही है, 0 to पाई। अब हम cos x जो है ना, यहाँ पे भी एलसीएम आएगा, cos x ही आएगा, तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sin x के अपॉन में, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन x। अब देखो कैसे सॉल्व करें हम, ये तो फिर कॉम्प्लिकेटेड बन गया लेकिन थोड़ा आसान बन गया। अब tan sin sec, अब सारी चीज़ें साइन के टर्म में है। ठीक है, तो देखो अब कैसे करें हम, तो आपको एक चीज़ पता होगी, हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैंने +1 कर दिया तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? यदि मैं -1 और कर देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस साइन एक्स का 1 प्लस साइन एक्स, ये dx आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं आप, तो देखो यदि मैंने कहा यहाँ पे पाई है और ये 0 to पाई है ना, और साइन एक्स प्लस 1 के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। dx माइनस, इनको अलग अलग पार्ट में भी कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे पाई भी आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, पाई सबके बाहर है ऐसे समझ जाओ, और ये 0 to पाई है, क्या बचेगा यहाँ पे -1 के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, यहाँ पे dx। अब देखते हैं, तो ये पाई बाहर है सब में, तो ये कितना आ जाएगा x आ जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ये 0 to पाई है माइनस, अब देखो 1 के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये कितना होगा पता है आपको, 1 के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या कि -1 के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, कोई फॉर्मूला है इसका? क्या लिख सकते हैं हम इसे लॉग के टर्म में लिख सकते हैं, लॉग 1 प्लस साइन एक्स है ना। और क्या लिख सकते हैं इसमें, 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं इसकी टर्म में। ठीक है, तो अब सोचो, जब भी क्वेश्चन आ जाए ना तो लॉजिक सोचना चाहिए हमें कि कैसे कर सकते हैं। आपने ना 10th में पढ़ा होगा ये चीज़, कि जब भी 10th में आपने पढ़ा होगा कि 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको सॉल्व करो या कुछ प्रूव करो इस टाइप में, तो आप एक चीज़ करते थे वहाँ पे, क्या करते थे, रैशनलाइज कर देते थे। तो वहीं हमें यहाँ पे भी करना है। ठीक है, देखो बहुत ईजी है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमें ना देखो कई चीज़ में लॉजिक मैं मानता हूँ लगता है अलग से, लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप समझ में आने लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इंटीग्रेशन में भी आ सकता है कि यही आ जाए, सिर्फ इतना क्वेश्चन दे दे हमें, लिमिट इतना दे, इसे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर बनना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, ये पाई है, पाई एक काम करते हैं, पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, पाई यहाँ भी था, मल्टीप्लाई यहाँ भी था। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, हम एक काम करते हैं यहाँ पे ना रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स से। आई होप ये कट ना रहा हो, एक मिनट चेक, लेट मी चेक, हाँ नहीं कट रहा है। कि अपॉन में हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, रैशनलाइज कर दिया हमने और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो करते हैं, देखो पाई रहेगा, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, पाई -0 माइनस पाई। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, ये इंटीग्रेशन है, ओके ब्रैकेट नहीं है, इंटीग्रेशन है, 1 माइनस साइन एक्स के अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पाई का स्क्वायर हो गया अपना, ये है माइनस पाई, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स है। तो एक काम करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक बार हम 1 के अपॉन में कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार 1 के अपॉन में कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स। ये 0 टू पाई है, याद रखना 0 टू पाई है। ठीक है, और डी एक्स माइनस पाई का मल्टीप्लाई कर दो 0 टू पाई, और ये कितना आ जाएगा, एक बार साइन के अपॉन में कर देते हैं कॉस, ठीक है, माइनस साइन एक्स के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कितना जाएगा tan x इंटू सेक एक्स, इतना ही आएगा ये डी एक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ करके देख लेते हैं, देखो साइन एक्स के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स करना है, तो एक कॉस तो क्या बन गया tan बन जाएगा साइन के साथ, एक और कॉस आएगा तो उसको ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है इंटीग्रेशन। शायद ये ना दिख रहा हो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो पाई स्क्वायर माइनस पाई 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाता है tan एक्स हो जाता है, tan एक्स 0 टू पाई माइनस पाई, और इसका कितना होगा सेक एक्स हो जाएगा, तो 0 टू पाई सेक एक्स। इंटीग्रेशन कितना होता है tan एक्स इंटू सेक एक्स का, सेक एक्स हो जाता है। अब देखो पाई स्क्वायर माइनस पाई tan एक्स की, tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, tan पाई की वैल्यू 180, tan 180 मतलब 90 प्लस 90 लिख देते हैं इसे, 90 से चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा cot 90 बन जाएगा, cot 90 बन गया, और 90 से चेंज किया मतलब 90 से 90 चेंज कर रहे हैं तो 180 में आ गया ये। ठीक है, बीच में है तो 180 में हम तो cot 90 कितना होता है, cot 90 होता है कितना, cot 90 यदि cos अपॉन साइन तो साइन 1 होता है तो 0 हो जाएगा ये, तो ये 0 हो गया, इसका मतलब 0 और tan 0 क्या होता है, tan 0 जो है वो इनफाइनाइट अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, माइनस अनडिफाइंड ऐसे बोलोगे। ओके, और माइनस पाई, यहाँ पे भी देखो 0, एक बार पाई रखेंगे सेक पाई कितना हो जाएगा, कॉसेक 90 कितना होता है 1 ही होता है, और सेक 0 कितना हो जाता है, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये भी 1 ही होगा। 1 सेकेंड, दोनों में तो अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी ना, कॉस 90 बिल्कुल, कॉस 0 भी 1 होगा, सेक देखो 1 मिनट चेक कर लेते हैं, सेक 90 प्लस 90 ऐसे लिखेंगे 180 को, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक 90 हो जाएगा। अब कॉसेक 90 कितना होता है, कॉसेक 90 1 होता है, क्योंकि साइन 90 भी 1 होता है ना, तो 1 माइनस सेक 0 कितना होता है 1 होता है, क्योंकि कॉसेक 0 भी 1 होता है, तो ये 1 टू 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ गया है, 1 मिनट, ठीक है नहीं कट रहा है ये, देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, देखो इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइंड कह सकते हैं हम उसे। एक और चीज़, जो माइनस था हमारा बाहर, जो माइनस बाहर था ना हमारा, देखो ये वाला माइनस बाहर था, तो अब हमने यदि माइनस पाई का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का भी करेंगे, यहाँ पे देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, तो ये क्या, ये तो 0 टू माइनस इनफाइनाइट है, तो 0 ही लिख लेते हैं चलो उसे, है ना। tan पाई कितना होता है, tan पाई तो 0 ही होता है, तो 0 माइनस 0 तो पाई स्क्वायर आएगा ये, और माइनस ये कितना आ जाएगा, फिर सेक पाई तो 1 होता है, और ये अंदर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 सेकेंड, सेक पाई जो है -1 होता है होगा ना, क्योंकि सेक जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आता नहीं है ना, थर्ड में आता है, ये तो फोर्थ में आता है, तो ये भी नेगेटिव में आएगा, तो -1 -1 आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो सेक 90 मतलब समझ पा रहे हो आप, सेक 180 को कैसे लिखेंगे हम, सेक 90 प्लस 90 लिखेंगे, है ना, ये कट रहा होगा आपका, यहाँ देखो सेक 90 प्लस 90 होगा ना, सेक 90 प्लस 90 से चेंज कर रहे हैं तो कॉसेक आ जाएगा, ये कॉसेक 90 आ जाएगा कॉसेक 90। अब कॉसेक 90 है तो हमें पता है सेक हमने 90 से प्लस 90 किया, मतलब यहाँ भी आ गए हम, तो यहाँ तो पता है हमें ना सेक और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ तो नेगेटिव होगा, तो माइनस आएगा, तो -1 आएगा, कॉसेक की 90 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस बाहर था तो -1, तो -2 हो गया, तो -2 पाई आ गया, ये -2 पाई आ गया, 0 से इनफाइनाइट को माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, याद रखना, पाई स्क्वायर -2 पाई। ठीक है, तो पाई स्क्वायर -2 पाई, और यहाँ पे कितना था 2i था, क्योंकि सम किया था हमने, जे 2i चलते आ रहा है हमारा,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो आंसर में, तो पाई कॉमन निकाल लेते हैं। पाई कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा पाई -2, और ये 2 और आ जाएगा तो पाई/2, इतना आई की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ये आपका आंसर होगा। ओके, देखो पप्पू क्लियर हो गया होगा कैसे किया हमने। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, खुद को ट्राई करना है एक बार, ठीक है, खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Using integration, find the area of the region in first quadrant enclosed by the line x plus y equal to 2, the parabola y square equal to x and the x axis। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आ गया क्वेश्चन, है ना। एरिया निकालते हैं जिसमें हम, तो करते हैं इसे सॉल्व। देखो यूजिंग इंटीग्रेशन, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं हमारा ये एक्सिस बना लिया हमने। हमें क्या बोल रहा है, पैराबोला बोल रहा है ना, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बोल रहा है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, अब देखो लाइन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। यदि मैंने वाई 0 रख दिया तो एक्स भी 0 आ जाएगा। यहाँ वाई 0 रख रहा हूँ तो कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो हमें तो वैल्यू मिल नहीं रही है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो कुछ वैल्यू मिल जाए हमें। ठीक है, तो देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है हमें दोनों का, तभी तो हम निकाल पाएंगे। हमें एरिया निकालना है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज्ड बाय द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बन रहा है वो निकालना है। तो देखो यदि मैंने कहा x इक्वल टू 0, यदि मैंने x इक्वल टू 0 बोला तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू -2 आ जाएगा, सॉरी y इक्वल टू 2 आ जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, मतलब 0 2 से होके जा रही होगी लाइन, तो 0 2 मतलब यहाँ कहीं से, ये जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ कहीं से जाएगी लाइन 0 2 से। ठीक है, यदि मैंने कहा y 0 है तो x इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। अब x इक्वल टू 2 है, कहाँ पे है x इक्वल टू 2, देखो x इक्वल टू 2, तो ये 1 हो गया तो ये 2 होगा, मतलब लाइन यहाँ से जाएगी ऐसा कुछ, तो ये क्या हो जाएगा 2 0। लेकिन हमें इंटरसेक्टिव पॉइंट निकालना पड़ेगा कि यहाँ किस पॉइंट पे टच कर रही है वो लाइन। जो है हमने 2 पॉइंट तो निकाली है, इस पॉइंट से टच करते हुए जाएगी ऐसी लाइन, तो ये लाइन निकालनी है हमें कि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, कि दोनों एक ही वैल्यू दे रहे होंगे एक पॉइंट पे, तो यदि हम ना y की वैल्यू कितनी रखते हैं, 1 रख देता हूँ मैं, तो 1, x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। अब देखो यदि मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 1 आ गई, मतलब दोनों में x y की वैल्यू 1 1 आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों पॉइंट जहाँ पे मिल रहे होंगे, ये 1 1 ऐसा मान लेते हैं, ये 1 1 यहाँ पे होगा, तो ये 1 1 पॉइंट यहाँ आ गया इसका, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, इनको मिला दिया हमने। ठीक है, तो हमें मिल गया ये 1 1। अब देखो, अब हमें एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, जो इस लाइन के द्वारा बाउंडेड कर रहा है, इनक्लोज्ड शेप का निकालना है। इनक्लोज्ड मतलब जो इस तरीके से क्लोज्ड शेप है ना, वो वाली, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यही हो गया। इस वाले शेप का निकालना है हमें एरिया, तो निकालते हैं। देखो कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, ये पॉइंट 0 हो गया, 0 से हमें पता है कि ये लाइन कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी लाइन, और ये कर्व हो गया आपका। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग पार्ट में निकालेंगे, तो ये पॉइंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, तो 0 से 1 तक कर्व का निकाल लो, फिर 1 से 2 तक इसका लाइन का निकाल लेंगे। ठीक है, एक स्ट्रिप बना लेंगे लाइन में, जैसे करते हैं ना हम सॉल्व, वैसे ही बेसिक में देखा होगा आपने कि देखो हमने एक स्ट्रिप बनाएंगे तो 1 से 2 तक ये dx हो गया, और ये हाइट क्या रिप्रेजेंट करती है, y, तो y इंटू डी एक्स क्या जाता है, इसका एरिया आ जाता है। वैसे ही हम इसमें निकालेंगे, इस ये जो कर्व है ना इसका, और ये लाइन अलग अलग हैं दोनों चीज़ें, तो अलग अलग निकाल रहे होंगे हम, दोनों का इकट्ठा नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, सबसे पहले कर्व का निकाल लो, दोनों को जोड़ देंगे 0 से 1 तक। ठीक है, कर्व का क्या था, y dx है, यहाँ पे y dx आ जाएगा, प्लस अब देखो 0 to 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी y dx। अब y की वैल्यू निकाल लो, सॉरी ये 1 से 2 तक जा रहा है ना, लाइन जो है 1 से 2 तक जा रही है, देखो 1 से 2 तक ये लाइन है, तो अब निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कर्व का फॉर्मूला क्या था, रूट एक्स आ जाएगा यहाँ, रूट एक्स डी एक्स। वाई की वैल्यू थी ना, वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई इक्वल टू रूट एक्स, यही तो आएगी, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस एक्स डी एक्स। बस सॉल्व करो, आंसर आएगा। ठीक है, तो रूट एक्स है, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन में 3/2, तो 3/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक जा रहा है, 0 से 1 तक, 2 को हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है क्योंकि उसमें लिमिट नहीं लगती है। अब 2 माइनस एक्स है तो क्या होगा, 2x आएगा, है ना, और
ये भी 1 से 2 तक आएगा, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ये माइनस, और ये भी कहाँ तक जाएगा, x है तो एक्स स्क्वायर वाई टू, और ये भी 1 से 2 तक। बस सॉल्व कर लो। तो जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब हम निकाल रहे होते हैं ना, या फिर हम बोलें कि हम एरिया निकाल रहे होते हैं, तो वहाँ पे c नहीं लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये 2/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x की पावर एक बार 1 की पावर 3/2 हो जाएगी, एक बार 1 की पावर 3/2, और माइनस 0 की पावर 3/2, ठीक है। 0 की पावर 3/2 तो उतना ही आ जाएगा। फिर 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, x है तो x एक बार 2 बन जाएगा, और एक बार -1 बन जाएगा, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/2 को कॉमन निकाल लो, एक बार 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एक बार 1 का स्क्वायर 1। अब सॉल्व कर लो, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। 2/3 है, 1 का पावर 1 करेंगे 1 ही आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे इतने ही आ जाएगा, प्लस 2, 2 - 1 2 ही आ जाएगा, ये 2 × 1 2, -1/2, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, तो 3/2 आ जाएगा, माइनस का 3/2। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 2, हम एक काम करते हैं, ये एरिया निकल रहा है बाउंडेड रीजन का, तो कितना एलसीएम में आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 4 + 12 - 9, ठीक है। तो ये कितना बन गया, ये 3 आया, 3 4 और 3 7, 7/6 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर होगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, चेक कर लेना, ओके। तो ये आपका एरिया हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले तो कर्व बना लिया, जो हमें बोला था, पैराबोला बना लिया हमने। जब हमें x दिख जाए ना, y स्क्वायर पे डिपेंड मत रहो, x पे 4ax आता है तो x पे डिपेंड रहो। यदि y आ जाता, y अकेला जाता, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे हम इस तरफ बनाते, लेकिन हमें इसी तरफ बनाना। फिर लाइन देखा हमने, लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला, लाइन के 2 पॉइंट निकल गए, ये वाले और एक ये वाले, ठीक है। तो वो तो लाइन से ही निकल जाएंगे, लेकिन इंटरसेक्टिव पॉइंट कब निकलेगा, जब दोनों को रिलेट करके चलोगे तब। तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, या फिर y स्क्वायर की वैल्यू ये इसमें रख के तो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे भी करना चाहो आंसर आ जाएगा आपका, कि x की टर्म में रख दिया, x की वैल्यू रख दी यहाँ पे लाके, तो भी आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to 0 अपॉन द प्लेन x - 3y + 2z = 9, hence find the distance of the point 1 to 0 from the given plan। अब हमें क्या बोला है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। हमें ऐसे एक प्लान दे रखा है, ऐसे प्लान दिया है, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, इस परपेंडिकुलर प्लान पे एक है जिसका फुट हमें दिया है। फुट हमें निकालना है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to 0। ये परपेंडिकुलर किस पॉइंट से है, इस पॉइंट से है, तो इसके नाम दे देते हैं हम, कुछ भी दे देते हैं कि पी पॉइंट से परपेंडिकुलर है। ये क्या हो गया, 1 to 0, है ना, और ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये फुट हो गया, तो एफ से नाम दे दो, इसे एफ नाम दे दो, फुट है तो। अपॉन द प्लान, इस प्लान पे है, और प्लान की इक्वेशन क्या है, अपॉन द प्लान x, प्लान की इक्वेशन हमें दी है x - 3y + 2z = 9। हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 to 0। 1 to 0 से इसकी डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट की, फ्रॉम द गिवन प्लान, प्लान से निकालनी है, मतलब इसी पॉइंट से निकालनी है, प्लान के फुट से, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें ये निकालना है, हमें जो चीज़ गिवन है हमने वो लिख दिया। अब एक बात सोचो कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। हमें फुट निकालना है, फुट निकल गया तो हम दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं आसानी से, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो ये निकालना है, ये कैसे निकालें, हमें एक चीज़ पता है कि प्लान जो है, ये प्लान हो गया अपना, ठीक है। अब ये प्लान जो है ना, वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। प्लान जो है इस पॉइंट पे है, प्लान जो फुट है उसका वो कहाँ पे है, प्लान पे है, तो प्लान का जो फुट होगा वो प्लान की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू तो। एक और बात याद रखना, यदि हम दो चीज़ें देखें यहाँ पे कि प्लान जो है ये हो गया, हैंस फाइंड द डिस्टेंस। अब देखो एक और चीज़ याद रखना कि हम इसको सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में बना लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे कैसा आ जाएगा, वेक्टर आर, ठीक है, ये आ जाएगा i, ये आ जाएगा -3j, और ये आ जाएगा +2k। कैसे लिखा समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, = 9, यही है। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर n को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। अब नॉर्मल भी यहाँ पे है, नॉर्मल इसी में हो सकती है, यही नॉर्मल हो सकती है, या फिर नॉर्मल यहाँ कहीं होगी, है ना। परपेंडिकुलर नॉर्मल होती है तभी हम ये इक्वेशन निकाल पाते हैं, जो कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन से आपको बताते आ रहा हूँ। तो नॉर्मल ये है। अब हमें नॉर्मल पता है कि नॉर्मल जो है ये है, और इसके पैरेलल ये लाइन भी है। तो यदि ये लाइन इस नॉर्मल के पैरेलल है, इसका मतलब इन दोनों के जो
डायरेक्शन रेशोज होंगे वो कैसे होंगे, वो प्रोपोर्शनल में होंगे। ठीक है, दोनों के डायरेक्शन रेशोज जो होंगे वो प्रोपोर्शनल में होंगे। हमने यहाँ से ये चीज़ निकाल ली। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशोज होंगे कॉमन होंगे। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो आपको एक चीज़ पता होगी कि यहाँ पे f है, ये पॉइंट f है ना, तो हम इसको नाम दे देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया x1 y1 z1। ओके, यदि हमें x1 y1 z1 की वैल्यू मिल गई तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब मुझे इतना बताओ, किसी भी लाइन का, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशोज क्या होता है? डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं? यदि मैं ये लाइन है तो हम ना इसको इससे माइनस कर देते हैं। कैसे माइनस करेंगे? x1 -1 कर दिया मैंने। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशोज निकल देंगे, i j k की फॉर्म में लिख देंगे हम इसे, i लिख दिया, प्लस y1 -2j। ठीक है, प्लस z1 -0 मतलब z1 के इक्वल टू 0। ये आ गई। तो आपको पता है कि i j k जो होते हैं ये 0 नहीं लिखेंगे हम, ये वेक्टर फॉर्म आ गया, इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। अब हमें पता डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट होते हैं। इसका मतलब इस जो लाइन है p से f, p जो f है, p f वेक्टर जो है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, इसके डायरेक्शन को रेशोज क्या हो गए, डायरेक्शन रेशोज हो गए, डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर पी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 -1, ठीक है, y1 -2 एंड z1। ये समझ में आ गया होगा। z1 -0 भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये डायरेक्शन रेशोज हैं, क्यों हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम इससे रिलेट करके वैल्यू निकालेंगे, तभी तो वैल्यू आ पाएगी। यदि हमें x1 y1 z1 की वैल्यू मिल गई तो आंसर आ जाएगा। अब हम रिलेट करेंगे। अभी अभी हमने देखा कि हमें पता है कि जब भी हम कोई प्लेन की इक्वेशन बनाते हैं तो उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बनानी पड़ती है, हमें नॉर्मल बनानी पड़ती है, तब हम उसकी इक्वेशन निकाल पाते हैं। अब नॉर्मल यदि है तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है और पी एफ भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर पी एफ भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो गए। अब दोनों पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज जो होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे प्रोपोर्शनल में। अब प्रोपोर्शनल में तो हम कैसे लिख सकते हैं, x1 -1 के अपॉन में। अब देखो इसके डायरेक्शन रेशोज क्या है, जो नॉर्मल है उसके 1, इनके कोफिशिएंट 1 -3, y -2 के अपॉन में कितना -3, और z1 के अपॉन में, z1 के अपॉन ये y1 है, z1 के अपॉन में कितना 2। तो ये डायरेक्शन रेशोज हैं, ये प्रोपोर्शनल में होता है, तो इनके इक्वल टू में हमने k ले लिया। अब देखो k ले लिया हमने, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो हम k की वैल्यू k की टर्म में निकाल लेते हैं, x1 y1 z1। तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x1 -1, ऐसे लिखोगे। देखो एक सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप कर सकते हो। x1 -1 अपॉन में 1 इक्वल टू कितना आएगा, k आएगा। ठीक है, तो x1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 का मल्टीप्लाई k में होगा तो k आ गया, और x1 -1 बचा, -1 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, +1, तो x1 की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, सिमिलरली y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3k +2 इतनी हो जाएगी, और z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2k हो जाएगी। ठीक है, ये कैप लगाना नहीं भूलना है, सॉरी कैप इसमें नहीं आएगा ना, k तो कांस्टेंट है यहाँ पे, k ये अलग है। ठीक है, कैपिटल समझना है इसे, k ये अलग है और वो अलग था, या फिर दूसरी चीज़ मान सकते हो। ये वेक्टर देख रहे हो, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, वेक्टर लगाने लगा था, तो आपको याद रखना ये कांस्टेंट है। तो x1 y1 z1। अब हम क्या काम करें, अब हमें पता है कि जो x1 y1 z1 है वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो करवाते हैं सेटिस्फाई। देखो वेक्टर r कितना है, तो वेक्टर r की वैल्यू रखेंगे हम, x i y j प्लस जेड की, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो वेक्टर r जो है कितना आ जाएगा, k + 1i प्लस -3k + 2j प्लस 2k, ये वेक्टर के, ये k अलग है, वो k अलग है। ठीक है, इक्वल टू कितना, ये 9 है, इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई में ये भी है ना, मल्टीप्लाई ये कर दो। एक सेकंड, शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर लेता है। ठीक है, ये आ गया, इसके मल्टीप्लाई में। अरे देखो हमने कुछ नहीं किया है, वेक्टर आर कितना होता है, वेक्टर आर होता है xi + yj + zk होता है ना, zk, क्योंकि वो पॉइंट प्लेन पे है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो प्लेन की इक्वेशन ये है, तो इस पे x y z की जगह में हम x1 y1 z1 रख देंगे। तो x1 y1 z1 की वैल्यू रख दी हमने। अब ये भी रखना है हमें i -3j + 2k। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है इनका, इक्वल टू 9। डॉट प्रोडक्ट मतलब i के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई,
तो k प्लस वन इंटू वन कितना आ जाएगा, k प्लस वन, ठीक है। माइनस थ्री का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना है, तो माइनस माइनस का प्लस 3 9k है ना, और माइनस 3 इंटू प्लस 2, ये पूरा ब्रैकेट में याद रखना, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इनके बीच में, ठीक है। आप देखो -3 इंटू -3 कितना 9k, ठीक है, और -3 इंटू 2 -6 अब 2k और 2 2 जा 4k प्लस का 4k इक्वल टू कितना 9। अब निकाल लेते हैं वैल्यू, तो k 9k और 1k 10k 10k और 4k 14k इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 माइनस प्लस 1 -5 उस तरफ जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो 14 और 14k इक्वल टू 14 आ गया ये। तो k की वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ से k की वैल्यू निकल गई 1, तो k की वैल्यू 1 निकल गई ना। अब वैल्यू रख दो k की, ठीक है। k की वैल्यू रखेंगे तो x1 y1 z1 आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे रखते हैं, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, y1 की वैल्यू कितनी आ गई -3 इंटू 1 -1 सॉरी -3 प्लस 2 -1, और z1 की वैल्यू कितनी आ गई 2k, मतलब 2 इंटू 1 2, z1 की वैल्यू इतनी है। तो देखो 2 -1 2 आ गया, फुट का पॉइंट कितना आ गया 2 -1 2 इतना आ गया। अब इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे 2 -1 1 का स्क्वायर -1 इंटू 2 9 आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 -2, तो -1 -2 कितना -3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 2 -0 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 4 13 13 और 1 14, तो d की वैल्यू आ गई 40 यूनिट, ओके। तो d भी निकाल दिया हमने, और इसका क्या निकालना था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फुट भी निकाल दिया कितना है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, ये जो हमने पिछले जो मॉडल पेपर में किया था ना, उससे बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये उससे बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम। कैसे करोगे, अ शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर सीड्स A1 A2 and A3, they are sold as mixture where proportionals are 4:4:2 respectively. Their germination rates are 45%, 60% and 35% respectively. Calculate the probability of a randomly chosen seed to germinate. जर्म्स लग जा रहे हैं उसमें, हम ऐसा बोल सकते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, that it is of the type of A2 given that a randomly chosen seed does not germinate, ओके। तो जो या तो जर्म्स लग जा रहे हैं उसमें या फिर जर्म्स नहीं लग रहे हैं, वो सारी कंडीशन है। एक बार में शायद पढ़ के समझ में नहीं आया होगा, पर प्रैक्टिस करे होगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमें जो भी गिवन होता है हम ना देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है ऑफ अ रैंडमली चूजन सीड्स टू जर्मिनेट हुए वाले सीड्स निकालें। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछ रहा है हमें कि A1 पार्ट हो गया, ये A2 पार्ट हो गया और ये A3 पार्ट हो गया। अब इनमें हमें ना बीच की चीज़ें निकालनी है कि ये प्रोबेबिलिटी, जब E1 हो चुका है तो ये पार्ट निकालो, E2 हो चुका है तो ये पार्ट, E3 हो चुका है तो ये पार्ट, तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। हमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो हम देखते हैं क्या क्या दिया। अ शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर सीड्स A1 and A2 and A3. They are sold as mixtures where proportional of 4:4:2, मतलब A:A2:A3 की वैल्यू कितनी दी है 4:4:2 दी है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, प्रोपोर्शनल का मतलब समझ रहे हो कि टोटल कोई वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू में हम इसका पार्ट 4 है, इसका पार्ट 4 है और इसका पार्ट भी 2 है, ऐसे दिया है हमें। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्या है इसका मतलब। जैसे मैंने कोई इनकम दे दी कि चलो ये है आपके पास 93 रुपीज़ है, ऐसा बोल दिया मैंने, 93 रुपीज़ है, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब मैं किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना मैं आपको ये बोलूँगा, ठीक है, या फिर मैं कहूँगा इक्वली डिवाइड कर दो सब में, ठीक है, इक्वली डिवाइड कर दो। इसका मतलब मैंने क्या बोला 1:1:1 ये बोल दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बड़ा लड़का है उसको थोड़े ज़्यादा मिलना चाहिए, उससे छोटा थोड़ा कम मिलना चाहिए, उससे छोटा थोड़ी और कम मिलना चाहिए, इस टाइप से, या फिर मैंने इस टाइप से बता दिया। इसका मतलब क्या करते हैं हम सबको जोड़ के और इससे डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने ऐसा मान लिया कि टोटल जो
सीट्स है ना वो 10 है, तो हमें पता चल जाएगा कि A1 कितना होगा। A1 जो है 4 पार्ट है 10 का, ऐसे ही बोलेंगे। A2 कितना है, A2 क्या है, A2 जो है ना वो 4 पार्ट है 10 का, ये भी 4 पार्ट 10 का है। ओके, और जो A3 है ना, जो A3 है वो भी क्या है, वो 2 पार्ट है 10 का। तो इसको निकाल लेते हैं। A1 कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई है। दे आर स्टोर्ड एज मिक्सचर वर प्रोपोर्शनल आर 4:4:2 रिस्पेक्टिवली। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी, आप बोल सकते हो PA1, PA2 एंड PA3। तो 4:10 मतलब 1 के अपॉन में 2 के अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 आ गया, ये भी 2/5 आ गया, और ये आ गया 1/5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि यदि ना A1 यदि ले रहे हैं हम, A1 फ्लावर के सीड्स ले रहे हैं, शॉपकीपर दे सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर सीड्स। ठीक है, A1 टाइप के फ्लावर के सीड्स ले रहे हैं यदि हम, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब आप A1 ले रहे हो तो आपको बताना है जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी, तो G होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। इसका मतलब क्या हो जाएगा, A1G, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1G। जब A1 हो चुका है तो G कितने परसेंट हो रहा है, 45%, 45%, मतलब 45 अपॉन में 100, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 0.45 ये आ गया। वैसे ही निकाल लो, सिमिलरली हम बोल सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यदि हमें बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें GA2 निकालना पड़े तो कैसे निकलेगा, GA2 कैसे निकल जाएगा, GA2 निकल जाएगा 60/100 मतलब 0.60, या 0.6 भी लिखे रहने तो चल जाएगा। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ GA3 निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 0.35। ओके, तो अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, हमें ऑफ रैंडम चूजन सीड्स टू जर्मिनेट, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है जर्मिनेट होने की। तो PG इक्वल टू क्या हो जाएगा, PG इक्वल टू हो जाएगा, सबको जोड़ दो कि आप ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ GA1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेट हो गया होगा जब A2 हो चुका है तब, प्लस PA3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ GA3। बस वैल्यू रखो, आंसर आएगा। PA1 कितना है, PA1 है हमारा 2/5, GA1 कितना है, G/A1 0.05, 0.45 सॉरी, प्लस PA2 कितना है, PA2 है 2/5 मल्टीप्लाई ये कितना 0.6 है, प्लस PA3 कितना है, PA3 है 1/5 मल्टीप्लाई PGA3 कितना है 0.35। बस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, 0.9 आ जाएगा। ये 0.9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये कितने टाइम जाएगा, ये 6 2 जा 1.2 अपॉन में 5 प्लस 5 से 7 टाइम जाएगा, 0.7 ही आ गया। प्लस इसको और डिवाइड कर देते हैं, ये कितना टाइम जाएगा, यदि हमने ये पॉइंट हटा दिया तो 0 यहाँ लग जाएगा, ये पॉइंट हटा दिया हमने, तो अब कैंसिल करते हैं इसको, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 2.4 आ जाएगा। और ये 0 और है तो 0.24 लिख देंगे, 1.8 प्लस 0.24 प्लस 0.7, सबको जोड़ देते हैं तो कैसा आएगा, 4 आ जाएगा बाद में, सबसे लास्ट में 28। आपको समझ में आ रहा होगा। इसके देखो, इसमें भी 0, हम पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर, लेकिन पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो लास्ट वाले को सबके साथ जोड़ना पड़ेगा, तो 4 0 0 लगा दो सब में, बस 2, अब 2 को जोड़ दो, 8 और 2 10, 10 और 7 17 का 7 और 1 और 1 2, 2.74 ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, PG की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इट्स ऑफ द टाइप A2 गिवन दैट अ रैंडमली चूजन सीड्स डज नॉट जर्मिनेट। अब हमें क्या बोल रहा है, नॉट जर्मिनेट बोल रहा है, ये तो जर्मिनेट का निकाला है हमने, नॉट जर्मिनेट कैसे निकालेंगे हम, दैट इट इज ऑफ द टाइप A2 गिवन दैट अ रैंडमली चूजन सीड्स डज नॉट जर्मिनेट। इसका मतलब हमें नॉट जर्मिनेट निकालना है, कब, जब A2 वाले नॉट जर्मिनेट हो गए होंगे, ऐसे इस टाइप से प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जब G हो चुका है तो A2 निकालो, मतलब ये बेस थ्योरम लग गया यहाँ पे। बेस थ्योरम का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बार, A2 मतलब नहीं है, ठीक है, जर्मिनेट नहीं है, और जब A2 हो चुका है तो G अपॉन में, अब वही तीनों को, इन तीनों को लिख देना यहाँ पे और सम कर देना, यही तीनों आ जाएंगे ना यहाँ पे और सम कर देना बस।
तो देखो अब ये तीनों नहीं आएंगे, एक बात याद रखना, ये तीनों नहीं आएंगे, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका बार क्योंकि हमें बोला नहीं है, ठीक है। तो नहीं है निकालना बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी में। कैसे, हमें पता है टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, 1 होती है। यदि है A1 जर्मिनेट हो रहे हैं, इसका मतलब 2/5 है, तो नहीं जर्मिनेट होने वाले कितने होंगे, 1 - 2/5, इतना ही होगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 3/5। बस ही नहीं जर्मिनेट होने वाले, मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई, PA बार की वैल्यू, A1 बार की वैल्यू 3/5 आ गई। ये भी कितनी आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। किसकी वैल्यू, PA2 बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5 भी, ठीक है। और PA3 बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 5 है ना, 1/5 है, माइनस करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई। अब हम निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखो जर्मिनेट होने की इनकी भी प्रोबेबिलिटी दी थी 45%, तो वो कितनी होगी, 45% ये है, तो वो देयर जर्मिनेट रेट्स आर, ठीक है। तो नहीं होने की कितनी होगी, 55%। इसकी कितनी होगी, 60% है, तो 40% होगी नहीं होने की। एंड 35% है, तो वो होगी 65%। बस वैल्यू रखो, आंसर आएगा, है ना। तो रख देते हैं वैल्यू हम यहाँ पे। देखो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप लोग, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। A2 कितना आया था, 3/5 आया था, कितना आया था, 2/5 है, तो 3/5 आया होगा बिल्कुल। यहाँ पे वैल्यू में रखते चलता हूँ। देखो कितना था, 2/5, ये कितना आया है नहीं होने का, 3/5, होने का 2/5 था। अब GA2 कितना आया है, GA2 45 था, तो वो आएगा 55, मतलब 0.55 आया होगा, ओके। GA2। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या कर रहे थे, जर्मिनेट नहीं होने की निकाल रहे थे ना, ऐसी। अब निकालते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो अब यहाँ पे लिखते हैं वही 3/5 मल्टीप्लाई 0.55, ये 0.55 है, प्लस अब ये कितना आया था, ये भी 3/5 आया था, और ये 0.6 है, तो ये 0.4 आएगा, प्लस ये कितना आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखना ये वीडियो को, ठीक है। ये 0.35 है, तो वो 0.65 होगा, ठीक है। ये 1/4 है, तो वो 4/5 होगा, होने का नहीं होने का मैं कैसे निकाल पा रहा हूँ, हमें पता है टोटल पार्ट कितना है, 5 है। यदि 1/5 होने का है तो नहीं होने का कितना होगा, कितना पार्ट बचा है, 4 पार्ट बचा है, 1 पार्ट हो गया 5 का, तो 4 पार्ट बचेगा। तो ऐसे मैं डायरेक्ट निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। तो ये देखो 11 टाइम्स जाएगा, 0.11 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.33 आ जाएगा अपॉन में। अब देखो 3/5 है, 5 से 11 टाइम वही 0.33 आ जाएगा ये, प्लस ये कितने टाइम जाएगा, ये पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 0 लगा दो, तो 5 से कितने टाइम गया ये 0.8 टाइम, और 0.8 टाइम गया, और 8 3 जा 24, तो 2.4 और 0 और लगा देंगे तो 0.24 आ जाएगा। प्लस ये देखो 5 से कितने टाइम जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और 52, तो 0.52 आ जाएगा ये, ओके। इतना आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 0.33, एक सेकेंड, 0.33 और यहाँ जाएगा, जोड़ दो इनको, 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 5 और 2 4, सॉरी 5 और 2 7, 7 और 3 10, तो 1.09। अब इसे हम 33 के अपॉन में 109 भी लिख सकते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं आए हैं कमेंट सेक्शन में बता देना, हम फिर से देख लेंगे। और बहुत ही जी पता है, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो हर क्वेश्चन बनेगा, हर टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ओके। थैंक यू।